के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कहानी कुर्सी की में बात करेंगे ईरान की। ईरान में प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। सुप्रीम लीडर खामेनेई के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों से बगावत तेज हो गई है। 7 शहरों से निकली हुई ये बुलंद आवाज अब 70 शहरों तक पहुंच गई है। प्रदर्शनकारी खामेनेई के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। रजा शाह पहलवी के समर्थन में आवाज बुलंद कर रहे हैं। सरकार इस प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए पूरा जोर लगा रही है और अब तो कई जगह पे प्रदर्शन हिंसक भी हो रहे हैं। उसे कुचलने के लिए बंदूकों का सहारा भी लिया जा रहा है। ईरान की सड़कों पर फौज तैनात कर दी गई है। कई जगह पर ईरानी फौज और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। हिंसक झड़पों के अब तक 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत के मामले भी सामने आ गए हैं और यही कारण है। देखिए, पहले तो प्रदर्शन होता है, प्रदर्शन को दमन करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल होता है। हिंसा में जब जाने जाती हैं तो फिर कोई भी प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं रह जाता, फिर वहां से भी पुरजोर ताकत लगाई जाती है और वही इस वक्त ईरान की सड़कों पर जिनसी कर रहे हैं और पुलिस भी इनके ऊपर लगातार हमला कर रही है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप भी पहले ही कह चुके हैं कि ईरान में अगर प्रदर्शनकारियों के ऊपर गोलियां बरसाई जाती हैं, अगर उनकी जानें ली जाती है तो हमारी तैयारी भी पूरी है। जो टारगेट है वो लॉक्ड है, लोडेड है। तो अब ईरान का क्या होगा? पहला सवाल तो यही है कि खामेनेई की कहानी सर कहाँ जाके अंत होगी, और अंत होगी या फिर वक्त बहुत है खामेनेई के पास? बहुत नहीं है पर वक्त है, लेकिन वक्त है। ये नहीं है कि एक दिन में कोई सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि खामेनेई की सत्ता जिस तरह की है उसमें अमेरिका की यहाँ पर भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है कि वो किस तरह से इस मौके का फ़ायदा उठा के वहाँ पर जो खामेनेई की सत्ता है उसको बदल दे। क्योंकि उसके पास बहाना है, आज़ादी का जो आंदोलन है, महिलाओं का मसला है, आज़ादी का मसला है, बेरोजगारी का मसला है, तो वो इसका फ़ायदा उठाकर कितनी बड़ी ताकत के साथ ये परिवर्तन कर सकते हैं वो है। लेकिन ईरान जो है पूरी तरह से खामेनेई के खिलाफ खड़ा हो गया है और वो लड़ाई मुझे नहीं लगता कि उनके शासन से कुचली जा सकती है। उस लड़ाई को लंबा चलना होगा, तुरंत ख़त्म नहीं होगा। आप जैसे खुद भी जिक्र कर रहे हैं कि 7 से 70 शहरों में वो पहुंच गया है और अब लोग उस शासन से डर नहीं रहे। कि पिछले 20-25 साल में पहली बार इतना बड़ा बदलाव हुआ है कि उस शासन के खिलाफ खड़े हो रहे हैं और डर नहीं रहे। जब लोग डर निकल जाता है ना, तो फिर उसको रोकना बहुत मुश्किल काम होता है। और अब खामेनेई को देखना कि क्या वो रास्ता निकाल सकते हैं, क्या वो एक नई तरह की शासन व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन उनको तो जाना ही पड़ेगा। सर, सिर्फ डर निकला ही नहीं है। जो वहां की IRGC है उसका बसिज में जो सेंटर है उसी की ये तस्वीरें हैं। डर सिर्फ निकला ही नहीं है, ये डरा देने के लिए बिल्कुल डरा देने के लिए ताकत लगा रहे हैं कि सीधा सीधा IRGC के बसिज फोर्स का दफ्तर फूंक दिया गया है। 70 से ज्यादा शहरों में अगर कोई प्रोटेस्ट हो रहा है तो इतना तो तय है कि खामेनेई कैंप में खौफ भी इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा। खामेनेई नेक्स्ट है, ट्रंप का अगला टारगेट है। देखिए, ये हो ही रहा है अमेरिका के समर्थन से। ऐसा नहीं है कि ये एकाएक हो गया है। अमेरिका इस पर बहुत दिनों से काम कर रहा है। जब उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को जब हिट किया था, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं नेतन्याहू और ट्रंप के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग थी कि यहाँ पर तख्ता पलट किया जाना बहुत आवश्यक है यदि वाकई हम वेस्ट एशिया में चाहते हैं कि शांति आए। क्योंकि वेस्ट एशिया में जो सबसे बड़ा जिसका किरदार जो निभा रहा था, जो हमास के साथ खड़ा था, वो तो ईरान ही था जी। बाकी की जितनी ताकतें थी वो तो धीरे धीरे हट गई थी। लेबनान कोई बहुत बड़ा ताकतवर देश नहीं है। बाकी जो अरब के कंट्री हैं वो उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। जो पैसे वाले देश थे उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। जो ताकतवर देश थे उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। टर्की को छोड़ दें तो टर्की तो नाटो के थ्रू तो कंट्रोल्ड हो जाता है पार्टली। ईरान एक अकेला ऐसा देश था जिसके पीछे जो है वो रसिया भी थी, जिसके पीछे जो है वो चाइना भी कहीं ना कहीं। ईरान, रसिया और चाइना एक ट्रॉइका बनाते हैं। उसमें भारत को भी शामिल करने की कोशिश कई बार की जाती है कि ये एक अलग खेमा बन करके निकल जाए, लेकिन चाइना के साथ हमारे संबंध इस प्रकार के हैं कि वो संभव नहीं हो पा रहा है। नॉन अलाइंड रहते हैं। देखिए, नॉन अलाइंड तो एक अलग विषय ही हो जाएगा बात करने का, नॉन अलाइंड का। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि जो कुछ हो रहा है उसमें पूरी तरीके से अमेरिका इन्वॉल्व है।
और अमेरिका चाहता है कि किसी भी तरीके से खामनेई को यहाँ से हटाया जाए और वहां पर एक डेमोक्रेटिक रेजिम लाया जाए। डेमोक्रेटिक रेजिम से उसकी कोई दिलचस्पी हो ऐसा कुछ नहीं है। डेमोक्रेटिक रेजिम के नाम पर थोड़ा काम आसान हो जाता है। लोकतंत्र, ह्यूमन राइट्स इसके जेब में पड़े रहते हैं। जब जरूरत होती है उस जेब से निकालता है और जब जरूरत नहीं होती है उसको जेब के अंदर डाल लेता है अमेरिका। इसलिए डेमोक्रेटिक और ह्यूमन राइट्स जो है का मामला पाकिस्तान के अंदर कोई मामला ही नहीं बनता है। जिसने तानाशाह हैं, जितने किंगडम हैं, वे सारे के सारे अमेरिका के दोस्त हैं। आप देखेंगे जितने इस्लामिक कंट्रीज हैं उसमें कितने डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन वो सब के सब जो है वो अमेरिका की हाँ में हाँ मिला करके हैं और अमेरिका के क्या उनके कई जगह उनके एयर बेस हैं। तो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, ह्यूमन राइट्स का मामला कुछ नहीं है। मूल बात है वहां की सत्ता का परिवर्तन करना, उसे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से रोकना, न्यूक्लियर मिसाइल बनाने से उसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को खत्म कर देना, ताकि जो है वो इजराइल जो है आश्वस्त से जीवन जी सके, ताकि पश्चिम एशिया के अंदर, अरब के अंदर जो उसके मित्र राष्ट्र हैं अमेरिका के, सऊदी अरब है, कतर है, वहां उन पर ईरान डोमिनेट नहीं करे। सिया और सुन्नी का मामला भी वहीं आकर के टिक रफ़ा शाह पहलवी भी लगातार देश के बाहर ही बैठकर लगातार इस जो प्रदर्शन है उसको हवा दे रहे हैं और वो ये जो पूरी जेन ज़ी जिसे हम कह रहे हैं उसे रफ़ा पहलवी कह रहे हैं कि आई कॉल दैम जनरेशन वी, यानी कि जनरेशन विक्ट्री। ये रफ़ा शाह पहलवी कह रहे हैं। अच्छा, जो ट्रंप ने वेनेजुएला में किया उससे एक मौका चीन को ताइवान में मिल रहा है, क्योंकि चीन और ताइवान के बीच में टेंशन तो हम लगातार आपको दिखा ही रहे हैं, वो बनी हुई है। ताइवान के रीजन में एक बार फिर से चाइनीज फाइटर जेट्स की मूवमेंट ट्रैक की गई है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने आज जारी एक पोस्ट में दावा किया कि 3 PLA विमान और 8 प्लान जहाज ताइवान की समुद्री सीमा में देखे गए हैं। वो रिपोर्ट आपके सामने रख रही हूँ। और तीनों विमानों ने ताइवान के साउथ वेस्ट एडिस में एंट्री कर ली है। पूरी स्थिति पर ताइवान नजर बनाए हुए है। चीन ने ताइवान को लेकर एक बार फिर अपना स्टैंड दोहराया। भारत में चीनी राजदूत ने कहा कि ताइवान काफी समय से चीन का हिस्सा रहा है। इतिहास और कानून दोनों इसके प्रमाण है। ये इंटरेस्टिंग है जो इस पर राजदूत का स्टैंड है। हर्षवर्धन जी, चीन और ताइवान के बीच में टेंशन तेज है, उसमें ये जो स्टैंड है, इतिहास और कानून दोनों इसके प्रमाण हैं। देखिए, मुझे लगता है कि अब दुनिया एक एनार्की की तरफ बढ़ चली और जो चीन के विदेश मंत्री हैं उनका भी एक बयान है जो साफ साफ कह रहे हैं कि अमेरिका ने जो किया वो UN चार्टर के खिलाफ है। अब ताइवान पर जो चीन करेगा वो उसके खिलाफ होगा या उसके साथ होगा, ये एक बड़ा सवाल है। और क्या अपनी अपनी टेरिटरी लॉक करने की, जैसे उन्होंने कहा ना कि हमने क्या निशाना लॉक कर लिया है, अब उसको सिर्फ निशाने पर लेना है, टारगेट करना है, तो क्या हर बड़ी ताकत अपने आसपास की टेरिटरी उसको कर रही है? और क्या UN चार्टर और लॉ, जिसको शायद सेक्शन 2 या कौन सा है जिसका जिक्र बहुत हो रहा है, क्या उसका कोई महत्व भी अब रह गया है क्या? ये भी एक बड़ा सवाल है। और चूंकि दुनिया का कोई भी ऐसा बड़ा देश, अब ये भी एक समझना चाहिए कि वेनेजुएला पर जब ये सब हुआ तो कहा गया कि चीन के लोग उस वक्त उनके महल में थोड़ी देर पहले मिले थे या बंकर में, जो भी कह लीजिए, लेकिन वो भी नहीं गए। किम जोंग उन भी धमकी देते रह गए, वो भी नहीं गए। रशिया तो खुद ही फंसा हुआ है। तो एक तरह से अपनी अपनी ताकत वाला है। अब ताइवान को भी ये समझना होगा और चीन की तरफ से जो भी थ्रेट उसको जा रही है कि उसकी अपनी कितनी तैयारी है और क्या अमेरिका सचमुच वहां आने की स्थिति में। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि ट्रंप वाले मसले पे बार बार बात होनी चाहिए इस तरह की खबरों पर कि जहां जहां अमेरिका गया वो देश दोबारा उठ नहीं पाया। जहां जहां अमेरिका चला गया वो फिर अराजकता, गृहयुद्ध, छोटे मोटे गुंडे, छोटे मोटे अपराधी, गैंग, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो सब वहां मूव करते रहे। अमेरिका दुनिया के हर क्षेत्र को अशांत कर रहा है और चाइना को ये लगता है कि इसमें हमको भी अगर कोई अवसर मिलेगा तो हम उसका भी लाभ ले लेंगे। लेकिन चाइना और अमेरिका में फर्क ये दिखाई दे रहा है विजय जी कि चाइना क्या चाह रहा है कि वो उस देश को ही अपने में मिला ले और अमेरिका ये चाह रहा है कि वेनेजुएला चलाए तो वेनेजुएला के लोग ही, लेकिन उनके कहे पर चलाए। नहीं, फिर ये गड़बड़ हो गई। फिर गड़बड़ हो गई। छोटा सा इंटरवेंशन विजय जी जरूर बोलें। अमेरिका कतई नहीं चाहता है कि कोई और चलाए। एक मिनट, विजय जी का ही अधिकार है बोलने का, बट एक ही चीज जिक्र कर देना चाहता हूँ। ये वैसा ही है ताइवान जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत का हिस्सा कभी था
बट गया, ठीक है। यहाँ पर एक समझौते के तहत बंटवारा हुआ, ब्रिटिशों ने बंटवारा कर दिया और हम देश बन गए। कल जाकर के भारत कहे कि हम जो वो 1947 का था हम नहीं मानते हैं, रिक्लेम करेंगे, ये हमारा ही हिस्सा था, और अब तो और पॉपुलेशन इतना ये हो गया है कि हमको तो एक्स्ट्रा टेरिटरी चाहिए, जैसे हिटलर ने लेप्सरॉन वर्ड यूज किया था। यहाँ तो ताइवान जो है वो उसका हिस्सा हुआ करता था, और जब क्रांति हुई 1949 में तो वहां का जो किंग उस समय का था वो भाग करके वहां चला गया आइलैंड पे और एक नया देश बना लिया। तो उस टेरिटरी पर चीन कह रहा है कि वो तो हमारा ही देश था, हम उस पर दावा ठोक रहे हैं। तो मूल मुद्दे यहाँ आकर के निकट रहा है। ये जो शू फई होंग कह रहे हैं, जो एम्बेसडर टू इंडिया है, जिनका जिक्र अभी मैंने किया, वो यही तो कह रहे हैं। In October 1971, the 26th session of UNG adopted Resolution 2758, which spelled out that China has one single seat in the United Nations. So there was to be no such thing as two Chinas or one China or one Taiwan. India voted in favor of it, clearly demonstrating just a stance. वही तो है, चाइना का नकेल इंडिया ने नहीं मुझे दबाया। नहीं पता कि जिस रेफरेंस में प्रोफेसर साहब बात कर रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश की, क्या हम चाइना के ताइवान पर कब्जे का समर्थन कर रहे हैं? इसका मतलब उनकी ये बातों हुआ से तो ना, ऐसा दिख उसका रहा है। मतलब ये हुआ नहीं, कि यदि क्या हमारा हम पाकिस्तान और बांग्लादेश पे हो जाए तो हम समर्थन कर देंगे। नहीं, अभी जो चाइना बात हो यदि रही है, चाइना तो यदि हमारा समर्थन कर दे देखिए, एक तो पाकिस्तान चीन- पर वो और तो ऑपरेशन बांग्लादेश पे, सिंदूर पे भी हमारा समर्थन नहीं हुआ था जी। नहीं, एक तो समझिए कि चीन जो है वैसे ही वो एक्सपेंसिव उसकी वो है स्टाइल, विस्तारवादी नीति पर वो काम करता है, दुनिया भर में वो अपने आप को बढ़ा रहा है। तो ताइवान तो उनके हिस्सा ही मानता है वो, जिसका वो दावा कर रहा है जी। यदि इतिहास में जाएंगे तो कौन कौन किसका दावा कर रहा है, वो तो फिर तो बात ही अलग और तरीके वैसे से हो भी वो जाएगी जिस ना। आज यूनाइटेड जो नेशन मौजूद का हवाला दे रहे हैं वो हवाला देने लायक है भी या है नहीं? भी नहीं है। तो आज जो व्यवस्था है, क्या उसमें यदि कुछ आपके पास था तो फिर तो आप कांधार तक भी चले जाइए, अफगानिस्तान भी चले जाइए, ईरान तक भी चले जाइए, पर्सिया भी चले जाइए, हम तो दूर तक जाएंगे पारस फिर। तक आप जा सकते हैं, है ना? तो वो आज क्या स्थिति है, अब जो नई व्यवस्थाएं उसमें क्या है, और यदि ये वाली व्यवस्था चलेगी तो फिर तो दुनिया में सबका कहीं ना कहीं कुल मिला के 2-4 लोग रहेंगे जो पूरा दुनिया को कब्जा कर लेंगे। जी। भारत जो है इस आधार पर अपना तो बात भी नहीं कर रहा, दावा नहीं कर रहा। ताइवान को अभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया है अमेरिका ने अलग देश के रूप में। मैं ये कह रहा हूँ कि भारत की बात हम लोग कर रहे हैं कि भारत ने क्या इस आधार पर वो पीओके पर या पाकिस्तान पर या बांग्लादेश पे कब्जा कर रहा है? नहीं कर रहा ना। लेकिन भारत यदि ये बात कहेगा तो इसका मतलब हुआ कि वो चीन के साथ ताइवान पर कब्जे के लिए, समर्थन के लिए खड़ा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार की ये नीति है, ऐसा मुझे नहीं लगता। नहीं खड़ा है, बिल्कुल। तो इसलिए ये गंभीर मसला है कि क्या चीन को इस तरह से ताइवान पर कब्जा करने के लिए दुनिया के देशों को खड़ा होना चाहिए। अमेरिका जिस तरह से उसके खिलाफ खड़ा, वो तो अलग स्टोरी है, वो अलग लड़ाई है, वो दूसरे तरीके से ट्विस्ट करते हैं चीजों को। लेकिन चीन को ये मौका मिल गया है वेनेजुएला पर कब्जे के बाद कि वो इस पर आगे बढ़े। हालांकि चीन को है ना, अच्छा, लेकिन दुनिया इस पूरी खबर को कैसे देख रही है? सर मैं ये खबर बता दूं सर, पर कब्जा करने का अधिकार तो है ना, उसी रूप में जिस में ताइवान पर वो दावा ठोकता है, उससे ज्यादा दावा हमारा चीन समर्थन करेगा आपका। मैं वही कह रहा हूं ना। तो वो निडिल जो है ना, जैसे बार बार कहा जाता है कि जैसे वो हमको कश्मीर मुद्दे पर निडिल करता है, हमको भी करना चाहिए उसको। नहीं, अच्छा, लेकिन सर ग्लोबली इस पूरे इशू को कैसे देखा जा रहा है? ये एक और ऑथर हैं एड यार्डेनी, वो ये कह रहे हैं, होप चाइना डज नॉट सी द यूएस वेनेजुएला सिचुएशन एज एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेड ताइवान। तो यही पूरी दुनिया में चर्चा की जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि चीन इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरफ देखे और उसके बाद फिर वो ताइवान के ऊपर हमला कर दे। ट्रंप ने वेनेजुएला पर कब्जा किया तो ज़ेलेंस्की का दिलचस्प बयान सामने आया। यूक्रेन का मसला, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि अगर ट्रंप तानाशाहों को खत्म करना चाहते हैं तो उनका अगला टारगेट कौन होना चाहिए? आप जानते हैं, ज़ेलेंस्की ने पुतिन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा तो साफ उन्हीं की तरफ था। उन्होंने क्या कहा वो आप सुने। Про Венесуелу? Ну, як тут відреагувати? Ну, що я можу сказати? Якщо можна, да, так, з диктаторами, ось так. ये क्या बोले, ये तो रेफरेंस जो वो देना चाह रहे हैं। समीर जी चलिए चर्चा यहाँ से शुरू करते हैं। अगर
ट्रम्प के बस की बात होती और अमेरिका के बस की बात होती तो वो रूस को कब का निपटा चुका होता, पुतिन को कब से निपटा चुके होते। और अमेरिका जानता है कि रूस की क्या ताकत है। तो जोर तो किसी गरीब पे ही चलता है ना, किसी कमजोर पे ही जोर चलता है, किसी ताकतवर पर जोर चलता है क्या? अगर अमेरिका का जोर चलता तो वो चीन को कब का निपटाने की कोशिश करता। लेकिन आज की तारीख में तो वही है कि जिसके पास शक्ति है, मैं तो सत्य फिर उसी इसका के साथ उल्टा है। कह रही हूँ कि फिर तो ये पुतिन एक काम कर ले, ये वाला फ्री वो पहुंच जाए, तो पुतिन तो यूक्रेन वो को जितना यूक्रेन पर पूरी तरह तो हमला ले रहे हैं, वो तो आराम कह से रहे हैं बैठ मुझे के कोई जल्दी नहीं है, मुझे जितनी जगह चाहिए पुतिन यूक्रेन का जितना हिस्सा मुझे रूस के साथ मिलाना है मैं मिलाकर रहूंगा। वो यूक्रेन या तो खुशी खुशी दे दे या मैं जबरदस्ती ले लूंगा, तो उसमें होने कोई चिंता की बात नहीं है। और जहां तक ये कहा जा रहा है कि भाई वेनेजुएला ने एक बड़ा कारण चीन को उपलब्ध करा दिया, वेनेजुएला नहीं भी होता तब भी चीन ताइवान को लेकर जिस तैयारी कर रहा था, आने वाले दिनों में चीन ताइवान को लेता, वेनेजुएला पे अमेरिका कब्जा करता या ना करता, चीन की रणनीति जो ताइवान को लेकर है वो सालों से तैयारी कर रहा है। और चीन इस बात को जानता है कि जब वो ताइवान पर हमला करेगा तो दुनिया के तमाम देश उसके पक्ष में होंगे, फिर वो जापान हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे अमेरिका हो, तो सबसे निपटने की वो तैयारी कर रहा है। और इसलिए उसने इतना लंबा समय ताइवान पर हमला करने से रोक के रखा है। आने वाले समय में जिस तरीके से तैयारी कर ली है और रोज जिस तरीके से 2 कदम आगे बढ़ रहा है, उसके प्लेन ताइवान के क्षेत्र में जा रहा है, वो ताइवान को उकसा रहा है कि बस आप एक बटन दबा दीजिए किसी तरीके से कि हमें मौका मिले आप पे हमला करने का। लेकिन और अब ज़ेलेंस्की बहुत भी तो ज्यादा चाह रहे समय हैं। बचा नहीं ताइवान के जैसे पास। चलते आने वाले दिनों में चीन ताइवान को लेकर रहेगा, कब लेता है बस ये देखने वाली बात है। प्रोफेसर साहब, मैं तो इसका उल्टा कह रही हूँ, जो ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि आज अगर पुतिन उन्हीं की बात को सुन ले और या डोनाल्ड ट्रंप की ही राह वो चलने की कोशिश करे, जो डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में किया वही पुतिन कर ले यूक्रेन में, फिर नहीं, ऐसा एक मौका आया था 1962 में जिसको हम लोग बहुत जोर से नाम जानते हैं, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। जी, शायद आप लोगों ने भी सुना था कि क्यूबा के अंदर जो है, देखिए जितने लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, मेजोरिटी ऑफ द लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो हैं वो लेफ्ट विंग की सरकारें वहीं हैं और उनके वहाँ से उनसे अमेरिका का बना नहीं है बहुत ज़्यादा। और सोवियत यूनियन का वहाँ पर ज़्यादा प्रभाव रहा है, चाइना का भी प्रभाव रहा है। वेनेजुएला के केस में भी जो है ये बात, जब तेल कंपनियों का उन्होंने नेशनलाइजेशन कर दिया और उनकी कंपनियां को घाटा लगा, तब से जाकर के अमेरिका जो है इसके खिलाफ भी होना शुरू कर दिया। पहले उतना खिलाफ नहीं था जब तक अमेरिकन कंपनियां काम कर। अब स्थिति यहाँ पर आ गई है कि यहाँ से रास्ता क्या है निकलने का। जिस प्रकार से ट्रंप दुनिया को हाँकना चाह रहे हैं वो दुनिया के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है और ये सबको मौका देगा। मैं बार बार मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, मैं एक इमेजिनेशन, मैं एक थोड़ा सा एक कल्पना कर लीजिए कि एक साथ अभी यूक्रेन में सोवियत यूनियन रसिया फंसा हुआ है, ताइवान में चाइना फंस जाए, अमेरिका साथ फंस जाए और भारत पीओके में लग जाए साथ साथ, तो आप देखिए कि दुनिया का क्या नजारा हो सकता है। थोड़ा सा इसका आकलन करें, क्योंकि हो तो एक साथ ही ऐसा होगा जी, इसकी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। जब बलवती लोग तय करना शुरू करेंगे तो ये तो हमारे अधिकार बनते हैं। पीओके पर तो हमारा पूरा का पूरा नैतिक, कानूनी, सारी तरीके से हमारा अधिकार बनता है। सिंध मूवमेंट तो, सिंध तो आजाद ही था, वो तो इस पाकिस्तान का हिस्सा नहीं तो होना चाहिए था। बलूचिस्तान तो आजाद ही था, वो तो इसका हिस्सा नहीं होना चाहिए था। तो ऐसे मूवमेंट के साथ भी भारत को खुलकर के खड़ा होना चाहिए या नहीं खड़ा होना चाहिए, ये भी देखने की। आपको लगता है कि भारत के लिए यही समय सही समय है? मुझे ऐसा लगता है, इसीलिए इतना मैंने कहा। चले, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 120 देशों की एक लिस्ट जारी की है जो अमेरिकी सरकार से मदद या वेलफेयर लेते हैं। इस लिस्ट में पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल जैसे पड़ोसियों का नाम तो है, लेकिन भारत इस लिस्ट में नहीं है। ट्रंप के इस पोस्ट ने यह तो साफ कर दिया है कि भारतीय समुदाय अमेरिका पर बोझ नहीं है, वहां की अर्थव्यवस्था की ताकत है। डेटा ये बताता है कि भारतीय अमेरिकियों की कमाई अमेरिका के किसी भी दूसरे ग्रुप से ज्यादा है। जहां पाकिस्तान और बांग्लादेश के 40 से 54% घर सरकारी मदद पर निर्भर हैं, तो वहीं भारत का इस लिस्ट में ना होना ये गर्व की बात है। प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक भारतीय समुदाय अमेरिका में दूसरा सबसे बड़ा एशियाई ग्रुप है। इनकी सालाना औसत कमाई 1.51 लाख डॉलर से ज्यादा है। ये भारत की ताकत है। हर्षी, छोटा सा कमेंट। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि ये तो दुनिया के हर हिस्से में हमने अपने आप को स्थापित किया है। हम जहाँ जाते हैं वहाँ की इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन करते हैं, वहाँ की सोसाइटी में वैल्यू एडिशन करते हैं, वहाँ की शांति में वैल्यू एडिशन करते हैं।
और जो सबसे बड़ी बात है कि हम उस तरह की आक्रामकता नहीं दिखाते जो दुनिया के दूसरे देश, दूसरे समूहों में रहने वाले लोग दिखाते हैं। और इसीलिए अमेरिका में हम प्रॉस्परस के तौर पर सबसे ज्यादा हैं। इसीलिए अमेरिका में कई बार कहा जाता है कि हम उस तरह से दबाव क्यों नहीं बनाते। हमारा भी अपना एक तरीका है दबाव बनाने का, लेकिन हम उस तरह से आक्रामक नहीं है और ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। भारत और भारतीयों की पहचान ऐसे ही होती है। अच्छा, अभी एक और बड़ी खबर आई है, बांग्लादेश में आईपीएल का प्रसारण बैन कर दिया गया है। ये क्यों हुआ है, इसके पीछे की कहानी मुस्तफिजुर रहमान से शुरू होती है। उन्हें लेकर भारत में विवाद हुआ क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है। इसे लेकर भारत में बहुत रोष था, आक्रोश था। केकेआर से उसे हटाया गया और जैसे ही हटाया गया तो यूनिट सरकार ने स्टैंड लिया कि T20 वर्ल्ड कप भारत में खेलने से बांग्लादेश अब इनकार करता है, अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा का वो हवाला देता है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को एक चिट्ठी लिखी और इसमें यह कहा गया कि उनके जो मैचेस है वो भारत से बाहर करवाए जाए क्योंकि भारत में उनके खिलाड़ियों की सुरक्षा नहीं हो सकती। बांग्लादेश टूर्नामेंट ने अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलने की सिफारिश की है, उन्होंने गुजारिश की है। आईसीसी ने बांग्लादेश की अपील पर अभी कोई फैसला तो नहीं लिया है, लेकिन पाकिस्तान को पहले ही भारत में बैन किया जा चुका है। पाकिस्तानी टीम अपने सभी मैचेस श्रीलंका में खेल रही है। अब इस लिस्ट में बांग्लादेश का भी नाम जुड़ जाएगा। वो श्रीलंका में खेलने की इच्छा जाहिर करें। सर, कोई कमेंट? बांग्लादेश ने काफ़ी रिएक्ट किया है ये रहमान को उसमें निकालने को लेकर, आईपीएल को लेकर। अभी भारत के साथ बांग्लादेश के संबंधों में बहुत तनाव है। अब जब ये चुनाव हो जाए उसके बाद सरकार कैसे बनती है और क्या बदलता है, उसके बाद देखा जा सकता है कि किस तरह से ये फैसला होगा। लेकिन टेंशन जो है और जिस तरह से रिएक्शन बांग्लादेश में भी हुआ है रहमान को लेकर, वो एक ये पूरी सीरीज है। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि अभी तो मैच वहां श्रीलंका में कर लेंगे। हाँ। और फिर बाद में जब अक्टूबर में बायलैटरल सीरीज का वक्त आएगा फिर क्या करेंगे? तो नहीं खेलेंगे भारत में। यही मैं कह रहा हूँ कि अभी थोड़ा सा समय देना चाहिए कि भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों को लेकर आगे क्या बढ़ता है क्या नहीं बढ़ता है। और ये बात भी हो रही है बहुत सारी बात कि अभी रहमान को आपने हटा दिया है, एक और सीरीज कहीं और चल रही है, वहाँ पर एक और बांग्लादेशी है जो भारत की ऐसी किसी लीग टीम में शामिल है, लेकिन उनको नहीं हटाया गया। तो बहुत सारी चीजें होती है। वही आप कहते हो ना, समरथ को नहीं दोष घुसाई, तो चलता रहता है। ठीक सर, आज स्थिति कैसी हो रही है आप देखिए ना। अफगानिस्तान कह रहा है हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान कह रहा है हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे, भारत पाकिस्तान से नहीं खेल रहा है, बांग्लादेश भारत नहीं भेज रहा। एशिया के 5 देश क्रिकेट के जो बड़े खिलाड़ी है वो एक दूसरे के देश में खेलने के लिए तैयार नहीं हो रहे। तो बड़ा मुश्किल है कि कैसे आने वाले समय में टूर्नामेंट होंगे। बिल्कुल सर, आज कहानी कुर्सी के में इतना ही। बहुत शुक्रिया समीर जी, रागी जी, विजय जी और हर्षवर्धन जी आपका।